नमस्कार। आज हम 1930 की एक बड़ी ही मज़ेदार कॉमेडी लूज एंकल्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। हमारे पास इस फिल्म का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है और आज हम इसकी कहानी को समझेंगे। और सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ये भी कि उस दौर की कॉमेडी में ऐसा क्या था। बिल्कुल। इसकी कहानी में ना वो सारे मसाले हैं जो एक क्लासिक फिल्म को मजेदार बनाते हैं। जैसे कि मतलब एक अजीबोगरीब वसीयत है, नकली पहचान है और सच्चे प्यार की तलाश। और हाँ, बहुत सारा हंगामा। तो चलिए कहानी के केंद्र से ही शुरू करते हैं। बैरी परिवार की दादी की वसीयत। हाँ, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हाँ, क्योंकि ये कोई सीधी साधी वसीयत तो थी नहीं। सारे रिश्तेदार पैसे की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन दादी तो जैसे मरने के बाद भी सबको कंट्रोल करना चाहती थी। ये शर्तें एक तरह का इमोशनल और फाइनेंशियल ब्लैकमेल ही थी। आपने सही पकड़ा। यही तो इस कहानी का इंजन है। तो होता यह है कि वसीयत के हिसाब से ज्यादातर जायदाद, जिसमें एक आलीशान हवेली, कीमती मोती और $70,000 की सालाना आमदनी। बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। हाँ, बहुत बड़ी। तो ये सब पोती एन हार्पर बेरी को मिलेगा। लेकिन यहीं से शर्तें शुरू होती हैं। और शर्तें भी क्या कमाल की थीं। पहली तो यही कि उसे जायदाद पर कब्जा शादी के बाद ही मिलेगा। और पूरा हक, वो भी तब जब उसके पति की स्वाभाविक मृत्यु हो जाए। मतलब पहले शादी करो, फिर पति के मरने का इंतजार करो। बिल्कुल। ये उस दौर की कई कॉमेडी फिल्मों का एक क्लासिक प्लॉट डिवाइस था, जिसे मैनिपुलेटिव विल कहते हैं। अच्छा। और ये उस समाज को भी दिखाता है जहां महिलाओं की आजादी, खासकर पैसों को लेकर, कितनी शर्तों में बंधी थी। और एक और शर्त थी ना शादी के लिए भी। हाँ, शादी के लिए परिवार के 3 रखवालों, अंकल मेजर रूपर्ट हार्पर और 2 आंटियों सारा और कैथरीन की सहमति चाहिए। 2/3 सहमति। हाँ, 2/3। जैसे वो कोई दूल्हा नहीं, कोई शो का घोड़ा चुन रहे हों। और सबसे बड़ी शर्त, जिसने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, वो ये थी कि जब तक एन की शादी नहीं होती, किसी और को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और सबसे ऊपर, अगर परिवार के किसी भी सदस्य का नाम किसी स्कैंडल में अखबार में छप गया, तो सारी जायदाद सीधी रिवरसाइड कैट एंड डॉग हॉस्पिटल को। बिल्कुल। मुझे तो ये शर्त सबसे दिलचस्प लगी। ये तो जैसे दादी का परिवार पर एक आखिरी मजाक था। सही बात है। और जिस स्कैंडल से परिवार को इतना बचना था, वही कहानी का हीरो बन जाता है। तो एन ने इस पर क्या किया? एन ने इसे एक सीधी बगावत के तौर पर लिया। उसने ऐलान कर दिया, मैं इस परिवार को एक ऐसा स्कैंडल दूंगी जो बिल्लियों और कुत्तों को उनकी बाकी जिंदगी के लिए आत्मनिर्भर बना देगा। वाह। ये उसका सिस्टम को चैलेंज करने का तरीका था। और यहीं से उसका वो अनोखा प्लान शुरू होता है। उसने अपनी दोस्त बेटी से पूछा कि भाई अखबारों में सुर्खियां कैसे बटोरते हैं। और बेटी का जवाब भी बड़ा सीधा था। क्या था? एक आदमी ढूंढो, एक रिपोर्टर, और बाकी सब हो जाएगा। और इसी सलाह पर एन ने अखबार में एक विज्ञापन दे दिया। और विज्ञापन भी क्या था? चाहिए एक नौजवान जो आकर्षक हो और बेईमान हो। बेईमान मतलब ये 1930 के दशक की एक महिला के लिए तो बहुत बहुत ही बड़ा कदम था। बिल्कुल। वो सिर्फ वसीयत को नहीं, बल्कि समाज के नियमों को भी चुनौती दे रही थी। और जाहिर है जब आप ऐसे विज्ञापन देते हैं तो आपको दिलचस्प लोग ही मिलते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है गिल और उसके दोस्तों एंडी और टेरी की। प्रोफेशनल एस्कॉर्ट्स। हाँ, ये उस दौर के न्यूयॉर्क की एक अलग ही दुनिया दिखाते हैं। महामंदी का समय था, तो ये भी एक तरह का काम था जहां नौजवान पुरुषों को अमीर औरतें पार्टियों में ले जाने के लिए पैसे देती थी। और गिल, वो तो एक होशियार मेहनती लड़का था, फिर भी बेरोजगार। बिल्कुल। और उसके दोस्त एंडी और टेरी ये मौका उसे देना चाहते हैं। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से मदद की, अपना सूट टाई सब उधार दिया। हाँ, और उन्होंने ये बात अपने एक प्रतिद्वंदी लिंटन से छुपाई, जो कहानी में बाद में एक विलन बनकर सामने आता है। तो अब गिल, जो असल में एक सीधा साधा लड़का है, एक बेईमान आदमी होने का नाटक करने एन के घर पहुंचता है। और उनकी जो पहली मुलाकात है, वो शायद फिल्म के सबसे मजेदार सीन्स में से एक है। दोनों ही अजीब स्थिति में हैं। एन को स्कैंडल चाहिए, पर पता नहीं कैसे करते हैं। गिल को नौकरी चाहिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। हाँ, और ये सीन एक क्लासिक फार्स की तरह है। मतलब गलतफहमियों से कॉमेडी पैदा होती है। और फिर नौकरानी एग्नेस की एंट्री होती है। हाँ, जब दोनों हिचकिचा रहे होते हैं तो एग्नेस सीधे कहती है, आपको इसके कपड़े उतारने होंगे। और वो खुद ही गिल के कपड़े लेकर अलमारी में बंद कर देती है। और चाबी खिड़की से बाहर। तो एक पल में ही गिल बेचारा एक बाथरूम में उस घर में कैद हो गया। लेकिन इसी बचकानी सिचुएशन के बीच कुछ असली होता है। वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। और यही कहानी का दिल है। गिल कबूल करता है कि वो कोई प्रोफेशनल कॉम्प्रोमाइजर नहीं है,
वो तो बस बेरोजगार है। और एन को भी एहसास होता है कि उसका ये प्लान कितना बचकाना था। उस नकली स्कैंडल के बीच उन्हें एक दूसरे में कुछ असली नजर आने लगता है। लेकिन रोमांस शुरू होने से पहले ही परिवार की एंट्री हो जाती है। अंकल और दोनों आंटियां घर पे धावा बोल देते हैं। उन्हें खबर मिलती है एन की दोस्त बेटी से, जिसे वो रिश्वत देकर सच उगालवा लेता है। और उन्हें जो सबूत मिलता है वो तो उनकी सोच से भी बड़ा है। उन्हें गिल अलमारी में मिलता है, सिर्फ एक बाथरोब पहने हुए। उनके लिए तो ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। अब यहाँ कहानी की विडंबना देखिए। जायदाद बचाने के लिए उन्हें स्कैंडल से बचना था। और अब जब स्कैंडल हो ही गया है तो उसे दबाने का एक ही तरीका है, शादी। अंकल ऐलान कर देते हैं कि एन को इसी लड़के से शादी करनी होगी। और ये सुन के गिल इतना घबरा जाता है कि वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। वो शादी के लिए तैयार नहीं था, खासकर ऐसे हालात में। और यहाँ से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब ये रोमांटिक कॉमेडी से ज्यादा एक चेज फिल्म बन जाती है। बिल्कुल। एन को अब गिल को ढूंढना है, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी है। और उसके पास सुराग के तौर पर सिर्फ एक चीज है। गिल की जेब से गिरा सर्कस कैफे का टिकट। तो वो अपनी दोस्त बेटी के साथ उस कैफे पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ 1930 के दशक का एक और सामाजिक नियम आड़े आता है। सम्मानित महिलाओं का ऐसी जगहों पर अकेले जाना ठीक नहीं माना जाता था। उन्हें एक पुरुष साथी यानी एस्कॉर्ट की जरूरत थी। हाँ, ये उस दौर के सामाजिक प्रतिबंधों पर भी एक टिप्पणी है। और उनकी मदद करने कौन आता है? लिंटन, गिल का वही प्रतिद्वंदी जो मौके का फायदा उठाना चाहता है। उसकी नजर एन की दौलत और उसके मोतियों पर है। और कहानी में एक और मजेदार मोड़ तब आता है जब हमें पता चलता है कि अंकल मेजर, जो शहर में नैतिकता के सबसे बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं, उन्होंने खुद उसी रात उसी कैफे में पुलिस रेड का इंतजाम करवाया है। एक मिनट, तो अंकल ने खुद ही पुलिस रेड का इंतजाम किया और अब वो खुद अपनी भतीजी को रोकने उसी कैफे जा रहे हैं? ये तो अपने ही जाल में फंसने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और जब वो अपनी दोनों बहनों मतलब एन की आंटियों के साथ वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी अंदर जाने के लिए एस्कॉर्ट्स की जरूरत पड़ती है। और किस्मत देखिए, उनके एस्कॉर्ट्स बनते हैं गिल के दोस्त एंडी और टेरी। मतलब पूरा परिवार अनजाने में एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है जहां हंगामा होना तय है। कैफे के अंदर का माहौल तो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। दोनों आंटियां जो घर पे बड़ी सख्त और सभ्य बनी रहती हैं, यहाँ नशे में धुत होकर नाच रही हैं। ये उस दोहरेपन को दिखाता है जो फिल्म का एक मुख्य विषय है। इसी हंगामे के बीच एन को आखिरकार गिल मिल जाता है और दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन तभी पुलिस की रेड पर जाती है और इस भगदड़ में गिल एक हीरो की तरह काम करता है। हाँ, वो एक पुलिस वाले का ध्यान भटकाकर एन और बाकियों को भागने में मदद करता है। लेकिन लिंटन इस मौके का फायदा उठाता है। वो एन के साथ भाग जाता है और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि गिल उसे धोखा देके भाग गया। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। सब एन के घर पर वापस आ गए हैं। लिंटन एन पर शादी के लिए दबाव बना रहा है। उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है। लेकिन तभी एंडी और टेरी वहां पहुंचकर उसकी सारी पोल खोल देते हैं। गिल भी पहुंच जाता है और बताता है कि वो भागा नहीं था, बल्कि एन को बचाने के चक्कर में पुलिस से उलझ गया था। अब जब सच सामने आ गया है तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंकल मेजर वो इस शादी के लिए साफ मना कर देते हैं। उन्हें गिल बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ कहानी अपने शुरुआती पॉइंट पर वापस आती है। वसीयत की 2/3 सहमति वाली शर्त। अंकल अपनी ना पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो जीत गए। लेकिन यहाँ आता है फिल्म का आखिरी और सबसे शानदार ट्विस्ट। एंडी और टेरी, जो अब तक सिर्फ साइड कैरेक्टर लग रहे थे, वो दोनों आंटियों को पहचान लेते हैं। अच्छा, उन्हें याद आता है कि ये वही महिलाएं हैं जो सर्कस कैफे में नशे में हंगामा कर रही थीं। और वे वही करते हैं जिससे पूरा परिवार डर रहा था। ब्लैकमेल। वो आंटियों को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो उनका कैफे वाला स्कैंडल कल सुबह के अखबार की सुर्खी बनेगा। और फिर क्या था? जायदाद खोने का डर किसी भी उसूल से बड़ा होता ही है। दोनों आंटियां, जो कुछ देर पहले तक इस शादी के खिलाफ थीं, फौरन अपनी सहमति दे देती हैं। 2/3 बहुमत मिल गया। और अंकल मेजर देखते रह जाते हैं। वाह, मतलब जिस स्कैंडल को वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसी स्कैंडल के डर ने आखिरकार एन और गिल को मिला दिया। एक नकली स्कैंडल की कोशिश में शुरू हुई कहानी एक असली स्कैंडल की धमकी पर खत्म होती है। तो ये थी लूज एंकल्स की कहानी। ये सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, बल्कि उस दौर के समाज, रिश्तों और पैसों को लेकर एक मजेदार टिप्पणी भी है। बिल्कुल। इस फिल्म में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश ही
सबसे बड़े हंगामे का कारण बन जाती है। हाँ, अंकल और आंटियां नियमों और सामाजिक दिखावे में इतने जकड़े हुए थे कि उन्होंने हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की। और अंत में उन्हीं को अपने ही बनाए जाल में फंसना पड़ा। उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी शादी के लिए हाँ कहना पड़ा जिसके वे खिलाफ थे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये कहानी आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। कैसे अक्सर हमारे बनाए हुए सख्त नियम ही हमें उन्हें तोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। शायद दादी की वसीयत अगर इतनी सख्त ना होती तो ये सब हंगामा होता ही नहीं। बिल्कुल। ये फिल्म हमें बड़े ही मजेदार तरीके से याद दिलाती है कि जिंदगी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश अक्सर उसे और ज्यादा बेकाबू बना देती है।